students, welcome in Bright Coaching Classes and myself Deepak Kumar Sharma. So today I will discuss chapter number 3, Current Electricity, 5 marks questions. In this questions, this is the question number 7, how to determine the internal resistance of a cell by potentiometer. तो यहाँ मैं डिस्कस करूंगा आज पोटेंशियोमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करा जाता है। तो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर, एंड उसकी एक एप्लीकेशन भी मैंने आपको बताई है जिसमें मैंने ये शो किया था कि ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। तो वहाँ पर हमने 2 सेलों का ईएमएफ प्रूव किया था। तो ठीक उसी तरीके से हम इसको फिर से करेंगे और इसमें थोड़ा सा चेंज है उसके अकॉर्डिंग, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्टली ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो हम पहले पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाएंगे। सपोज दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर, और हमने एक वायर बनाया है यहाँ पर फिर हमने एक कॉपर की स्ट्रिप लगाई है और वो स्ट्रिप से फिर एक वायर हमने इस साइड में ले लिया है और एक स्ट्रिप और यहाँ पर ड्रॉ किया है और इस तरीके से थर्ड स्ट्रिप ऑफ कॉपर। तो इस तरीके से ये हमने एक पोटेंशियोमीटर ड्रॉ किया है। ये पोटेंशियोमीटर हमारा ड्रॉ हो गया है जिसमें ए एंड बी विद द इनिशियल एंड फाइनल एंड्स ऑफ द पोटेंशियोमीटर 100 सेंटीमीटर के वायर हैं। तो 4 मीटर का पूरा एक पोटेंशियोमीटर का वायर है और इस तरीके से ये बना हुआ है। अब इसको क्या करना है, हमने इसमें सबसे पहले हमें प्राइमरी सर्किट बनाना है, जो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको। तो प्राइमरी सर्किट जो है वो दोनों किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप बनाते हैं तो वो सेम रहता है। ए से हमने कनेक्ट किया है एक की को, ये की है के। उसके बाद हमने एक बैटरी को यहां से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम एक रियोस्टेट को यहां से कनेक्ट करेंगे। तो ये रियोस्टेट भी यहां पर हमारा कनेक्ट हो गया है। इसको हम RH बोलेंगे, इसको हम बैटरी B से इंडिकेट करेंगे। ये बैटरी का प्लस A से कनेक्ट होगा, माइनस रियोस्टेट से कनेक्ट होगा। तो ये हमारा एक सिंपल सर्किट है, ये प्राइमरी सर्किट है और ये प्राइमरी सर्किट आपके हर एक डायग्राम में यूज होगा। तो ये कॉमन सर्किट है, तो इस कॉमन सर्किट को हम यूज करेंगे। अब जो है हमने जो बनाना है वो सेल का है। तो सेल के लिए अब हम बात कर रहे हैं। तो सेल जो है जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उस सेल को हम सेकेंडरी सर्किट में ऐड करेंगे। तो क्या करते हैं कि यहां से एक सेल को हम ड्रॉ करते हैं, ये जस्ट लाइक ए सेल जिसका ईएमएफ E है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सेल का पॉजिटिव भी A पॉइंट से ऐड है और बैटरी भी A पॉइंट से ऐड है, तो दोनों का पॉजिटिव A से अटैच है। उसके बाद यहां से हमने क्या करना है, एक गैल्वेनोमीटर लगाना है और गैल्वेनोमीटर को ज्वाइन कर देना है जॉकी से। जॉकी मैं आपको बता चुका हूं कि जस्ट लाइक ए पेन, एक पेन की तरह है जिसको हम वायर पर मूवेबल करते हैं। कॉपर की होती है और वायर पर मूवेबल करते हैं और जहां पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आता है वहां रोकते हैं और उसके बाद हम उसको रीडिंग नोट करते हैं उसकी। तो यहाँ पर एक मीटर स्केल भी लगा होता है, जो आपको मैंने मीटर ब्रिज वाले फार्मूले उसमें बताया था कि ऐसा मीटर स्केल होता है जो 0 से लेकर के 100 सेंटीमीटर इस तरफ और फिर 0 से लेकर के 100 सेंटीमीटर इस साइड में, इस पर ये ब्लॉक्स बने रहते हैं छोटे छोटे। तो 0 से लेकर 100 का मीन से है कि अगर आप रीडिंग इस साइड में ले रहे हैं तो आप इस वाले स्केल से पढ़ेंगे, और अगर आप उधर से इधर वापसी में रीडिंग पढ़ रहे हैं तो आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन प्लस करते रहेंगे। जैसे अगर मान लिया आप सेकंड वायर पर चले गए हैं तो फर्स्ट वायर का 100 सेंटीमीटर प्लस सेकंड वायर में जितनी भी रीडिंग होगी प्लस उसमें ऐड हो जाएगा। अगर आप थर्ड में हैं तो फर्स्ट वायर सेकंड वायर यानी 200 सेंटीमीटर प्लस थर्ड में जो भी रीडिंग आती है। फोर्थ में है तो 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी 3 वायर का 300 प्लस फोर्थ में जो भी रीडिंग होगी उसमें प्लस ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये दोनों स्केल की रीडिंग, आप एक ही स्केल से दोनों रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि हम किस वायर पर हैं। तो फर्स्ट और थर्ड वायर की रीडिंग हम ऊपर वाले स्केल में लेंगे और सेकंड और फोर्थ वायर की रीडिंग हम नीचे वाले स्केल में लेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा सर्किट हो गया। अब यहाँ पे जब हमने ये ईएमएफ का ये सेल लगाया हुआ गैल्वेनोमीटर से लगा दिया है, अब इसके अंदर एक पार्ट और ऐड होगा जो इसी बैटरी के जस्ट पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स आप ऐड करेंगे। ये रेजिस्टेंस बॉक्स होगा और एक की यहाँ पर लग जाएगी, इसको हम K2 कहेंगे। तो ये जो है इसको K1 कर लेंगे। K2 क्या है, इट इज द की फॉर द सेकेंडरी सर्किट एंड K1 इज द की फॉर द प्राइमरी सर्किट। तो प्राइमरी सर्किट में हम K1 को यूज कर रहे हैं और सेकेंडरी सर्किट में हम K2 को यूज कर रहे हैं। सेल के पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है जिसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहेंगे। तो RB जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को शो करता है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा डायग्राम हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये प्रैक्टिकल के लिए भी यूजफुल है, थ्योरी के लिए भी यूजफुल है।
अब जब हम लॉन्ग क्वेश्चन में जाते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कुछ तो थोड़ा पोटेंशियोमीटर के बारे में लिखिए, कुछ उसका कंस्ट्रक्शन लिखिए। तो कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल ये सब आप उसके अंदर लिख सकते हैं। ये सभी हेडिंग्स आप सिस्टमेटिकल करके लिखिए। जैसे पहले आपने पोटेंशियोमीटर के बारे में बताया, इट इज अ डिवाइस टू मेजर द पोटेंशियल। उसके बाद इसके प्रिंसिपल लिख दीजिए, इट्स प्रिंसिपल इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं इसको कि एज शोन इन फिगर कंसीडर अ पोटेंशियोमीटर ए एंड बी विद द फर्स्ट एंड सेकंड एंड ऑफ द पोटेंशियोमीटर and in primary circuit connected K1B battery and rheostat in series combination between A and B, and the secondary circuit connected with a cell with galvanometer and resistance box and key K2 connected parallel to the cell। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको अपनी लैंग्वेज में जितना अच्छा लिख सकते हैं लिख लिए। ये काम आपने करना है। इसके बाद जो है आपने कहा कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया। वर्किंग एंड थ्योरी, तो वर्किंग एंड थ्योरी ले लेंगे। तो वर्किंग एंड थ्योरी में हम कहा वर्किंग के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये देखो K1 और K2 की लगी हुई है। तो K1 की जो है प्राइमरी सर्किट की है, तो इस पर तो ये ऑलरेडी बिल्कुल फिक्स रहेगी। K1 की तो हमें बिल्कुल हटानी नहीं है। तो ये क्लोज है इसमें ऑन है। क्लोज की इट मींस ऑन। क्लोज का मतलब मैं आपको बता दूं, इस सर्किट के बीच में जो गैप होता है, जो की के बीच में गैप होता है, जब आप लैब में जाएंगे तो की देखेंगे आप, तो की के बीच में गैप होता है, उस गैप को अगर हम फिल कर देते हैं तो वो क्लोज हो जाती है। क्लोज मीन्स वो ओपन हो जाती है, यानी कि उसके अंदर से करंट फ्लो होने लगता है। तो उल्टा है, थोड़ा सा समझने में और लिखने में फर्क पड़ेगा। तो ये ऑन है इस समय, तो ऑन है तो यहाँ पर बैटरी भी काम कर रही है, रियोस्टेट भी काम कर रहा है। ये पूरा सर्किट हमारा ऑन है और इस बैटरी से ही वहां पर पोटेंशियल वर्क कर रहा है। अब जो सेल है यहां पर हमें थोड़ा सा देखना होगा। तो हमें दो रीडिंगें लेनी है यहाँ पर, K2 ओपन K2 क्लोज। ये दो केसेस हमारे बनते हैं। सबसे पहले हम K2 को लगाएंगे, K2 को क्लोज करेंगे, क्लोज यानी ऑन करेंगे, तब हमारा क्या बनेगा, और जब हम K2 को क्लोज करेंगे तब हमारा क्या होगा। ये दोनों काम हमें करने होते हैं। तो पहला प्रोसेस हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स से हम एक नॉन रेजिस्टेंस निकालेंगे। नॉन मतलब होगा कोई जितना भी रेजिस्टेंस आपको पता है वो आप उसमें से निकाल लेंगे, और K2 को कर देंगे हम ओपन का मतलब है की को बाहर निकाल देंगे। तो अगर की को हमने बाहर निकाल दिया तो फिर रेजिस्टेंस बॉक्स काम नहीं करेगा, लेकिन अगर K2 को आप ऑन करेंगे यानी क्लोज कर देंगे तो K2 काम करेगा। तो पहले हम K2 को क्लोज ही करते हैं और उसके बाद काम शुरू करते हैं। तो पहला केस क्या होगा, व्हेन K2 क्लोज्ड, ब्रैकेट में मैं इसको ऑन भी लिख देता हूं क्योंकि कंफ्यूज ना हो आप इसमें। तो K2 क्लोज्ड, देन K2 क्लोज का मतलब है हमने K2 को लगा दिया है और सर्किट काम कर रहा है। तो यानी कि ये जो करंट है वो रेजिस्टेंस बॉक्स में से भी होता हुआ जा रहा है, यहां से जो भी करंट सप्लाई हो रहा है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने एक रेजिस्टेंस वहां से निकालेंगे, एक रेजिस्टेंस हम नॉन रेजिस्टेंस वहां से फाइंड करेंगे, वहां से निकाल देंगे और उसको जो हम टेबल बनाते हैं प्रैक्टिकल के अंदर उसमें लिख देंगे। अब K2 जब ऑन होता है, मेन चीज ये है, जब K2 ऑन है तो रेजिस्टेंस बॉक्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा बाहर की ओर लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था एक डेरिवेशंस में कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंसेस होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क करेगा जब K2 ऑन होगा तो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगी। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगी तो वहां पर हमारा पोटेंशियल काम करेगा। लेकिन अगर हम K2 को बंद कर देते हैं यानी K2 को क्लोज ओपन कर देते हैं और वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होता है रेजिस्टेंस बॉक्स में, तब केवल E काम करेगा। तो V कब काम करेगा, जब K2 क्लोज होगा यानी कि ऑन होगा। तो यहां पर अब हमारा V काम कर रहा है, तो यहां पर हमारा V काम करेगा, तो इसको हम V लिख देंगे और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब क्या करते हैं, जब हमने इसमें लगा दिया है K2 को और ये वर्क कर रहा है, एक रेजिस्टेंस भी हमने यहां से निकाल दी है। अब हम क्या करते हैं, जॉकी से उसको बैलेंस कंडीशन को सर्च करते हैं कि वो बैलेंस कंडीशन क्या होगी। तो बैलेंस कंडीशन हम सर्च करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा कि एक डिफ्लेक्शन रहेगा। ए पर लगाएंगे तो डिफ्लेक्शन एक साइड में होगा, बी पर लगाएंगे तो अदर साइड में होगा। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सही है, हमारा इंस्ट्रूमेंट सही से लगा हुआ है, हमारा सर्किट बिल्कुल सही है। अगर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आते हैं, और अगर एक ही तरफ आते हैं तो उसका आंसर मैं कल दे चुका हूं कि अगर एक ही तरफ डिफ्लेक्शन आता है तो उसका मेन रीजन ये होता है कि या तो आपकी बैटरी गलत लगी हुई है या फिर जो है आपका जो बैटरी है वो थोड़ा लो है और इनका ईएमएफ ज्यादा हो रहा है, तो बैटरी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे।
तो उससे ये हो जाता है। और तीसरा फिर लूजिंग की भी प्रॉब्लम होती है। मेन प्रॉब्लम तो लूजिंग भी हो जाती है कि कहीं कहीं वायर लूज भी होते हैं क्योंकि उस पर कार्बन आ जाता है। तो ये सारी चीजें जब आप लैब में जाएंगे तो उसको करेंगे, क्योंकि इस प्रैक्टिकल के अंदर ये चीजें ज्यादा आती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपका सर्किट जो है पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको जब भी आप सर्किट ऐड लगाएं तो कार्बन जो होता है, कॉपर के वायर होते हैं, तो कार्बन जो है उसको पहले साफ कर लें, उसके बाद उसको अटैच करें, तो प्रॉब्लम ये हमारी खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या करा है, K2 को क्लोज किया है यानी ऑन किया है, रेजिस्टेंस बॉक्स वर्क कर रहा है, और जब रेजिस्टेंस बॉक्स वर्क करेगा तो हमारा रेजिस्टेंस उसमें से निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा V काम करेगा। तो हमने यहाँ पर एक बैलेंस कंडीशन सर्च की है, तो जहां पर भी वो बैलेंस होगा उस लेंथ को हम मेजर कर लेंगे। वो भी आप जब लैब में जाएंगे तो वहां पर एक टेबल होगी, उसके अंदर लिखना पड़ेगा, तो वो L1 मान लेंगे उसको हम। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। ये केस कब है, जब K2 ऑन है, पहला केस। अब इसी तरीके से सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, पहले इसी को हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। V इक्वल टू KL1, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। K कांस्टेंट है यहां पर। तो अब इसके बाद जो है हम अब K2 को ओपन कर रहे हैं। ओपन मतलब उसको निकाल रहे हैं उस ब्लॉक में से। तो जैसे हमने K2 को निकाला, सर्किट क्लोज हो गया, मतलब बंद हो गया, सर्किट ऑफ हो गया। अब रेजिस्टेंस बॉक्स काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब जो जितना भी करंट है, जितनी भी पोटेंशियल है, वो सब सेल के लिए ही है। तो अब सेल वर्क कर रहा है इस कंडीशन में। तो व्हेन K2 ओपन यानी ऑफ, देन इस कंडीशन में क्या होगा, E वर्क करेगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब फिर वही काम करना है हमको, फिर बैलेंस कंडीशन को सर्च करना है और उस बैलेंस कंडीशन को आप सर्च करके जहां पर भी आपकी रीडिंग आती है, G की वैल्यू, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आता है, वो L2 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो KL2, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी आपकी। तो इतना समझ में आ गया, यही मेन बेसिक चीजें थी। K2 को क्लोज करना है, K2 को ओपन करना है। K2 को क्लोज करेंगे तो V वर्क करेगा, K2 को ओपन करेंगे तो E वर्क करेगा। तो यहां तक क्लियर। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है और सॉल्व करना है बस। तो अब हमारी कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया है। प्रैक्टिकली ये वर्क हमारा हो चुका है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 V अपॉन E इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो L1 अपॉन L2। अब ये हमारा आ गया है यहाँ पर। अब यहां से हमने क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये भी हमारा एक इक्वेशन आ गई है। अब यहां से हमने इसको इंटरनल रेजिस्टेंस में फाइंड करना है। तो देखो V इक्वल टू IR होता है, क्योंकि इसमें इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वर्क करता है, और E में जो है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों वर्क करते हैं। तो हमें दोनों का काम यहां पे से करना है। तो पुटिंग, अब यहां से हमने थ्योरी का जो पार्ट हमने पढ़ रखा है वही है। पुटिंग V इक्वल टू IR एंड E इक्वल टू IR। E को मैंने आपको बताया था कि E जो है दैट टोटल पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो V प्लस V डैश करके हम लिखेंगे इसको। V की जगह IR लिख देते हैं और V डैश की जगह I स्मॉल r लिख देते हैं, क्योंकि V स्मॉल r जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए वर्क कर रहा है और V जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए वर्क कर रहा है। तो E की जगह पर आप ये वैल्यू रखेंगे, V की जगह पर आप ये वैल्यू रखेंगे, यानी E की जगह पर आप रखेंगे I को। अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो R प्लस R हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज हम इसमें रखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। सो वी गेट, क्या हो जाएगा, V की जगह IR और यहां पर R प्लस R इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये हो गया, I से I कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, हमने स्मॉल r के लिए इसको सॉल्व करना है। तो स्मॉल r के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं, पलट देते हैं इनको। तो R प्लस R अपॉन R इक्वल टू L2 अपॉन L1 कर लेंगे, L1 अपॉन L2 L2। अब R को दोनों के साथ ले लेते हैं। देखो इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1 हो जाएगा, इसके साथ होगा तो R अपॉन R हो जाएगा, L2 अपॉन L1 हो जाएगा। तो R अपॉन R इक्वल टू L2 अपॉन L1 माइनस का 1, स्मॉल r इक्वल टू R उधर चला जाएगा, L2 अपॉन L1 माइनस का 1। तो ये जो फार्मूला हमने बनाया है ये है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल R निकालने के लिए। तो यहां पर मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये फार्मूला हमारा बन करके आ गया है। अब देखिए इस फार्मूले में आप न्यूमेरिकल में भी इसको यूज करते हैं और प्रैक्टिकल में भी इसको यूज करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए होता है, ये कैपिटल R क्या है, दिस इज द नोन रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने निकाला है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एक रेजिस्टेंस वहां से निकालते रहेंगे, रेजिस्टेंस अलग अलग निकालते रहेंगे और रीडिंग अलग अलग लेते रहेंगे। लेकिन जब हम E के लिए वर्क करेंगे तो E की रीडिंग सेम रहेगी,
क्योंकि देखो ई पर कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है, तो ई की रीडिंग जो है वो सेम रहेगी, बट ये रेजिस्टेंस जो है हमारे चेंज होकर के रीडिंग को चेंज करते रहेंगे। तो आर जो है वो है नॉन रेजिस्टेंस, L2 क्या है, दिस इज द बैलेंस लेंथ फॉर ई के लिए L2 का यूज किया था हमने, और L1 क्या है, इट इज द बैलेंस लेंथ फॉर V। तो वो L2 और L1 कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है, एक बार पिन बाहर करेंगे, एक बार लगा देंगे। तो ये तीन चीजें अगर आपको पता चल जाती हैं तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं उस सेल का, ठीक है। अब यही चीज जो है हमें लॉन्ग क्वेश्चंस में लिखनी होती है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है कि कंस्ट्रक्शन आप लिख ही देंगे, वर्किंग आपको मैंने बता दी है, तो जो मैंने ऑरली बताया है उसको आपने एक्सप्लेन करना है अपनी लैंग्वेज से। When K2 is open, K2 is closed and the potential work is in it and EMF works on it। उसके बाद इसको थ्योरी को पूरा डिटेल से लिख देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल आपको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए और डायग्राम को डिस्क्रिप्शन करना आना चाहिए, डायग्राम का पूरा प्रोसेस आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो एप्लीकेशन थी हमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी, इससे पहले भी मैंने एप्लीकेशन बताई। तो 2 पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और ओम्स लॉ, ये 5 प्रैक्टिकल्स आपके इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी से आते हैं। तो इनको आप जितना डीपली पढ़ेंगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए भी यूजफुल है और थ्योरी के लिए भी यूजफुल है, और न्यूमेरिकल भी बहुत यूजफुल आते हैं इनके। तो अभी जब मैं 3 मार्क्स का सेशन स्टार्ट करूंगा, इसके बाद मेरे 3 मार्क्स के पार्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसमें इनके न्यूमेरिकल्स में आपको उसमें करा दूंगा। तो इस तरीके से आप करना है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको 7 क्वेश्चन PDF में दे रखे हैं, आपकी स्टडी मटेरियल में है, इनको बहुत डीपली कीजिए, बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।